चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग आज की क्लास। कृतिक, हमने क्या क्या जान लिया जब हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था? तो हमने किन किन चीजों को पढ़ा? सबसे पहले हमने जाना कि बहिकल्पित महाविधेय वृत्ति पे संयम करने से क्या होता है? प्रकाश आवरणम क्षय। ठीक है। उसके बाद हमको 3 सूत्र मिलते हैं जो एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जिसको बोला जाता है भूत जय। तो भूत जय करने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर मुझे भूत यानी पंच महाभूतों पे सिद्धि प्राप्त करनी तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो बोला आपको स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात, इन 5 चीजों पे संयम करना है और क्रमशः याद रखना है इनको आपको। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, इस पे संयम करने पर आपको भूत जय मिलेगा। जब भूत जय हो जाएगा तो क्या होगा? तो बोला कि अणिमादि का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? काय संपत्ति। तीसरा होगा धर्म अनभिघात। ये 3 चीज आपके साथ घटित होगी। ठीक है। क्या क्या? अणिमा आदि का प्रादुर्भाव, दूसरा काय संपत्ति, और तीसरा आपका जो धर्म है, किसी भी जो हमारे पंच महाभूत चीजें उनकी जो धर्म है, जिससे किसी चीज की शीतलता हो, जैसे पानी में शीतलता हो गया, है ना, अग्नि में ताप हो गया, ये सबको प्रभाव नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। फिर बोल जो काय संपत्ति है वो क्या होता है? तो काय संपत्ति के बारे में व्याख्या करते हुए कहा रूप, लावण्य, बल, वज्र सहनन, ये 4 चीजें क्या कहलाती है? काय संपत्ति कहलाती हैं। रूप यानी सुंदर स्वरूप हो जाना आपका, लावण्य मतलब एक तेजस्विता आना, बल यानी आपके शरीर का बलिष्ठ होना शारीरिक और मानसिक रूप से, और वज्र सहन अर्थात जैसे इंद्र जी का वज्र था ना, का हथियार वो जितना कठोर था, उस तरीके से आपकी जो शक्तियां हैं उतना आपका जो स्वरूप है वो उतना कठोर हो जाएगा। भाव नहीं, भावना वाइज नहीं, शरीर मतलब जो शरीर का आपका ढांचा है वो। ठीक है। इसके बाद ऐसा ही सिमिलर 2 सूत्र आते हैं जिसके ऊपर बात करते हैं, हमारे इंद्रिय जय के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने बताया था 2, पहला और तीसरे नंबर का जो वर्ड है खाली वही चेंज था, बाकी तीनों वर्ड सेम थे। बोला ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इस पर संयम करने पर क्या होगा? बोला इंद्रिय जय होगा। ठीक है। अगर इंद्रिय जय हो गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बोला ततो मनोजवित्व विकर्ण भाव प्रधान जयश्चा, यानी मनोजवित्व मन के अनुसार गति हो जाएगी। विकर्ण भाव अर्थात बिना शरीर के भी आपकी इंद्रिया दूरस्थ चीजों का ज्ञान कर सकती है, सूक्ष्म का ज्ञान कर सकती है। और प्रधान जय, जो प्रधान प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति है, उसको भी आप जीत जाते हो। जब मैंने उस सूक्ष्म प्रकृति को जीत लिया तो क्या होगा? बोला सत्व पुरुषो, है ना, जब हम सत्व पुरुष को अन्यथा ख्याति मात्र से, जब हम उन दोनों को अलग अलग जान जाते हैं कि बुद्धि अलग है और जो हमारा पुरुष है जीवात्मा है, वो दोनों अलग है, जब उन दोनों की भिन्नता का हमें ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? बोला सर्व भाव अधिष्ठाता सर्व ज्ञाता हुआ, आप सभी प्रकार की चीजों के मालिक हो जाते हो, सभी प्रकार के जो पंच महाभूतक विषय चीजें उनके मालिक हो जाते हो, और सभी प्रकार की चीजों का ज्ञान भी हो जाता है। फिर उसके बाद हमको बोला कि हमें क्या करना है? पर जब सब चीजों का आपको ज्ञान हो गया, आप हर चीज को जान पा रहे हो, हम करना है कि तद वैराग्यातपि, उसको भी वैराग्य कर देने पर दोष बीज क्षय, यानी आपके अंदर जो पहले के संस्कार बने हुए हैं, बीज, दोष रूपी क्लेश अज्ञान रूपी जो बीज बने हैं उनका भी नाश हो जाता है। उसी को हम कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ठीक है। फिर बोला कि जब जब आपको किसी ऊंचे स्थान पर आपको कभी निमंत्रण बने तो आपको क्या बोला गया? स्थानीय उपनिमंत्रण है संग इसमें अकारणम पुनरपि अनिष्ट प्रसंगात, अर्थात जब भी आपको उच्च स्थान वाले व्यक्तियों द्वारा, देवों द्वारा या राजा महाराजा इत्यादि द्वारा जब आपको कभी निमंत्रण मिले, आपको बुलाया जाए, तो आपको ना तो संग करना है, ना तो आसक्ति करनी है, ना स्मय, ना तो अहंकार करना है। समझ रहे हो? संग मतलब ना तो आपको किसी चीज के प्रति अटैचमेंट होना है कि वहां जाऊंगा तो मेरा आदर सत्कार होगा, और ना तो कोई अहंकार करना है कि भाई मैं तो वहां पहुंच गया और अब क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, देखो जैसे नैन्सी जी के मन में आ गया कि और मुझे तो यहाँ पे बुला दिया कि मैं तो बहुत बड़ी हूँ, अब तो लोग मेरी ऐसे तारीफ करेंगे। तो ना तो संग करना है और ना क्या करना है, आपको स्मय करना है, वरना क्या होगा? बोला पुनः अपनी अनिष्ट प्रसंगात, अर्थात यदि ऐसा होगा, यदि आप ऐसा भाव रखते हो तो दोबारा से कुछ ना कुछ अनिष्ट होने की, यहाँ पे जो अनिष्ट है यानी सांसारिक गति होने की, व्युत्थान रूपी गति होने की क्या है? ऐसा प्रसंग हो सकता है या ऐसा अवसर उपस्थित हो सकता है, यदि आप ऐसा भाव रखते हो तो। यानी एक योगी का भाव कैसे होना चाहिए? जैसे वो निष्काम कर्म करता है वैसे ही निष्काम भाव भी उसका होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ो। चलिए, सब लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे।
और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है? तो हमको बोला गया कि क्षण तत्क्रमयो, क्षण तथा उसके क्रम पे संयम करने पर। क्या बोला? कि क्षण तत्क्रमयो, क्षण, क्षण किसको बोला जाता है? समय का सबसे छोटा जो पार्ट होता है ना? 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षण। जैसे आप समझ लो कि माइक्रो सेकंड बोल लो। माइक्रो सेकंड होगा बिल्कुल, माइक्रो सेकंड। तत्क्रमयो, तत् मतलब और उसका जो क्रम है, क्रम। यानी जब समय बीतता है, समझ रहे हो? जब समय बीतता है तो ऐसा नहीं होता ना कि अभी 1 मिनट था और डायरेक्ट 2 मिनट हो गए। उसके पीछे कोई प्रोसेस चलता होगा। हर एक क्षण आगे बढ़ता है, हर सेकंड मतलब हर माइक्रो सेकंड। आपने स्टॉपवॉच देखी है? स्टॉपवॉच कितनी तेज़ी से जाती है। 1, 2, 3 उसके पीछे कितने छोटे तरीके से माइक्रो सेकंड हमारे काम कर रहे होते हैं। तो वो जो माइक्रो सेकंड है उसमें जो ऐसे हमारा नंबर लिखा हुआ 1, 2 ऐसे नंबर बढ़ते हैं बस कि यहाँ पे ऐसे 99 तक या 80 तक कुछ तो नंबर होते हैं जो बहुत स्पीड में चल रहे होते हैं। अगर मैं इन इस नंबरों को देखूँ तो ऐसे गति होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चल रहे होंगे। है ना? यानी समय बीत रहा है। इस सेकंड में कोई चीज़ किसी अलग अवस्था में होगी और इस सेकंड में वो चीज़ किसी अलग अवस्था में होगी। इतने मिलीसेकंड में। स्वरूप परिवर्तित हो रहा है ना? तो वही बोला कि क्षण तथा उसके क्रम में संयम करने पर, यदि आप समय का जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, समय की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्षण और उसका क्रम यानी वो क्षण कैसे बदलता है और हम एक टाइम की यूनिट को माप पाते हैं। यदि आप इन पे संयम करते हो, इस घटित होने वाली अवस्था पे यदि अपने आप को संयमित कर लेते हो, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? मतलब विवेकज ज्ञानम, तब आपके अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। यस नो? क्या बोला मैंने? क्षण तत्क्रमयोः, क्षण तथा उसके क्रम में संयम करने पर। कोई पूछेगा कि विज्ञान कैसे आता है? तो विज्ञान कैसा आएगा जब मैं क्षण तथा उसके क्रम में मतलब आप हर एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो। हर एक होने वाली अवस्था में परिवर्तनों को आप समझ पा रहे हो। कैसे? बिल्कुल क्षण के सबसे छोटी यूनिट के रूप में। कि ये क्षण ऐसे से ऐसे बीता और मैं समझ गया कि इस बंदे ने क्या चीज़ ऐसी करी या इस पदार्थ में क्या अवस्था में परिवर्तन आया, स्वरूप में परिवर्तन आया, गुण में परिवर्तन आया। तो जब आप उतने स्मॉलेस्ट लेवल पे जान जाते हो, इतने स्मॉलेस्ट लेवल पे आप संयम कर लेते हो, धारणा, ध्यान, समाधि कर लेते हो, तो आपके अंदर क्या होता है? विवेक ज्ञान। तब आपके अंदर वो उच्च लेवल का ज्ञान प्रवाह या विवेक ज्ञान, सात्विक ज्ञान, दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? तो यानी आपको हर एक चीज़ को उस दृष्टा भाव से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे हमने बोला ना कि अरे विवेक तो अच्छा लगा है, पर कोई बात उसको बोलो तो कभी-कभी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा एकदम थोड़ी हो जाता है विवेक, कि विवेक को मैं कल मिला, मैं देहरादून पहुँचा, मैंने कहा, "अरे हाय विवेक!" और बस विवेक ने मेरा गट्टा पकड़ लिया सीधा यहाँ से। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। कुछ कुछ घटित होगा। वो जब घटित हुआ या तो मेरे बोलने की टोन गलत थी। हाँ भाई विवेक बहुत मस्ती कर रहा आजकल, अब उसको बुरा लग गया किसी बात का या मेरे टोन का। वो जो उसका भाव ऊपर बढ़ रहा है तो वो प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ ऊपर बढ़ रहा होगा ना। तो यदि मैं उस भाव को समझ जाऊं कि मैंने ऐसा कहा और उसका जो परिवर्तन है स्वभाव में किस तरीके से हो रहा है, तो मैं मेरे अंदर जो है विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा और मैं उस सिचुएशन को शायद हैंडल कर पाऊं, है ना? पर हम ये समझ नहीं पाते कि क्षण कैसे काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि क्षण तथा उसके क्रम पे संयम करने पर क्या होता है? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है? कुछ पूछना है? पक्का? जैसे आपने वो देखी है स्क्रैप बुक देखी है स्क्रैप बुक? किसी ने देखी स्क्रैप बुक? बुक होती है ना जिसमें आर्ट बनाते हैं, एक पेज में दूसरे पेज में लगभग सिमिलर होता है, बस हल्का-सा फ़र्क होता है। तो जब उसको ऐसे चलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मोशन कर रहा है, कोई चीज़ मोशन कर रही है। देखी है आपने? है ना? उसको बोलते हैं स्क्रैप बुक। अगर आप एक झटके में देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार 1 सेकंड में कितना अच्छा मूवमेंट हो गया, कि जैसे किसी ने खाली एक बीज रखी, बीज के ऊपर दूसरे पेज में हल्का मिट्टी रखी, तीसरे पेज में मिट्टी को ऐसे खोदते दिखाया, चौथे में बीज डालते दिखाया, पाँचवें में उसमें पानी डालते दिखाया, छठे में धूप दिखाई, हल्का पौधा, बड़ा पौधा, ऐसे करके फूल। जब आप 1 सेकंड में देखोगे उसे एक फ्लो में, तो आपको लगेगा ऐसे करके फूल उग गया। पर वो क्या है? क्षण और उसका क्रम है।
एक क्षण में कोई ना कोई अवस्था घटित हुई। तो जब आप उस अवस्था से देखते हो, हर एक क्षण को समझ पाते हो, तो आपको समझ में आता है कि पूरा सिचुएशन था क्या? वो सिनेरियो किस तरीके से काम कर रहा था, तो उसी को विवेक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है? अभी थोड़ा लिटिल बिट चलिए। जो ये विवेक ज्ञान होता है ना? ये किस तरीके से काम करता है? तो बोला जाति, लक्षण, देश 3 चीज़ें आपको जाननी है सबसे पहले। कौन-कौन सी? जाति, लक्षण, देश। अब देखो ना ये वर्ड वर्ड ना बहुत जगह पे सिमिलर आता है। जाति, लक्षण, देश। तो हर जगह पे इनका क्या मतलब है आपको वो जानना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे महाव्रत में है। महाव्रत में क्या है? बताओ? जाति, लक्षण, देश, काल। हुँ। पूरा होना है? या फिर जाति, देश, काल, समय क्या है? हैं? जाति, अदिति? देश, जाति, काल, समय, देश, काल, अविच्छिन्न समय। काल में महाव्रत। ओहो! तो लक्षण कहाँ आ गया था फिर? सॉरी। चलो माफ कर दिया। ठीक है? जाति, क्या? देश, काल, समय अविच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। तभी पूछा मैंने। इससे पता चलता है आप पढ़ाई कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है? अब जैसे अब अदिति के सामने क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? कि भाई किन-किन चीज़ों में प्रतीत होती है विख्याति? वहाँ पे जाति, लक्षण, देश, काल भी दे रखा होगा, है नहीं? जाति, देश, काल, समय भी दे रखा होगा और 1-2 और भी आगे आते हैं ऐसे थोड़े। अब न ये तो बोलेगी हाँ भाई, यही वाला है। टिक करके आ जाएगी जल्दीबाजी में। यही तो करी गलती, है ना? इसलिए आपको हर चीज़ को समझना है कि कहाँ पे कौन चीज़ कैसे काम करती है। यहाँ बोला जाति, जाति मतलब कोई भी प्रजाति जैसे कुत्ता हो गया, इंसान हो गया, आम का पेड़ हो गया, फूल का पेड़ हो गया, ये सब जातियाँ हैं विभिन्न। मैंने आपको बताया है पहले भी। लक्षण, लक्षण मतलब हो गया उसका पहचान या उसका गुण, है ना? जैसे कि काले कलर का कुत्ता, सफेद कलर का कुत्ता, भूरे कलर का कुत्ता, भूरे कलर का कुत्ता तो भूरा नाम रख दिया, काले कुत्ता तो कालू नाम रख दिया। यही तो करते हैं, सबसे ईज़ी पहचान, है ना? तो तीसरा हो गया हमारा देश, मतलब स्थान। देश मतलब स्थान। स्थान में मतलब वो काले कलर का कुत्ता दाएँ साइड खड़ा हुआ है, ठीक है? तो दाएँ, बाएँ, ऊपर, नीचे ये सब हो गए स्थान। या और भी समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में, कुल्लू मनाली में ऐसे स्थान जो भी है विशेष। तो जाति, लक्षण, देश यानी जाति में कोई भी प्रजाति हो, लक्षण में कोई भी गुण हो, है ना? गोरा, काला, मीठा, खट्टा जैसा भी और स्थान मतलब किसी भी स्थान में हो। तो बोला अन्यता, अन्यता मतलब होता है अंतर, भिन्नता को भी बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं अन्यता। अन्यता अनवच्छेदात, अनवच्छेद, अवच्छेद मतलब जिस चीज़ को भेदा जाए, है ना? मतलब जो भेदा जा सके जिसमें डिफरेंस हो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भेद ना होने पर, यहाँ पे अनवच्छेद मतलब क्या है? जिसमें कोई डिफरेंस ही ना हो। भेद ना होने पर, भेद ना होने पर तुल्य हो, तुल्य मतलब समान, तुल्य होता है ना? इससे पहले भी तुल्य वर्ण कहीं पे आया है, कहाँ आया है तुल्य वर्ण? चलो परिणाम तो जो बताओ, बताओ, पूरा बता दो। हमारा विरोध विरोध परिणाम। एकाग्रता परिणाम, तत्पुनस्तांत बाज। उदित तुल्य प्रत्यय। हाँ, एकाग्रता परिणाम, हाँ, लास्ट वाला। है ना? चलिए, तो तुल्य मतलब समान। अब बोला कि यदि कोई वस्तु ऐसी है, यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके जाति, लक्षण और देश, जाति, लक्षण और देश में कोई भिन्नता ही नहीं है। पर वस्तु कैसी? जो समान हो। समान हो मतलब कहाँ गया? ये देखो, ये दो एयरबड्स हैं। देख पा रहे हो? दोनों समान है ना? इनकी जाति सेम है, इनका लक्षण सेम है और इनका स्थान भी सेम है ना? है कि नहीं है? दोनों एक ही जगह एक ही बॉक्स से निकले हैं, काले कलर के हैं, एयरबड्स हैं। है कि नहीं है? तो बोला कि जो 2 वस्तुएँ समान प्रतीत होती हैं और उनमें यदि जाति लक्षण का भेद भी ना हो, समझ रहे हो? अगर उसमें जाति लक्षण का भेद भी ना हो, तो भी क्या बोला आपको? ततः प्रतिपत्ति अर्थात उसे विवेक ज्ञान के द्वारा पृथक-पृथक किया जा सकता है। तो विवेक ज्ञान इतने सूक्ष्म लेवल पे काम करता है। समझ में आया? विवेक ज्ञान इतने सूक्ष्म लेवल पे काम करता है।
जैसे आप गए कॉलेज में, आपके पास भी पेन है और ऐसे आपकी फ्रेंड भी पेन लेके आ गई, ठीक है? अब आपने पूरी क्लास में काम किया, 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 ठीक है? अब आप तो काम करते हो शायद ब्लू पेन से ही सारा, वो ब्लू भी यूज़ करती है, ब्लैक भी यूज़ करती है, एक बात मान के चलो, ठीक है? अब थोड़ी देर में आपके पूरे 7-8 पीरियड चले गए कॉलेज में या स्कूल में जो भी हो, और आपके दोनों पेन आपने ऐसे रख दिए थे। अब आए, अब भाई पेन कैसे? वही ब्लू कलर का पेन, सेम ढक्कन, सेम साइज़, मेरा कौन-सा पेन है, तेरा कौन-सा पेन है? तो जातीय लक्षण भेद से या देश से तीनों चीज़ें, मतलब दोनों जो पेन है वो सिमिलर ही है ना? येस, नो? परंतु तुल्य प्रतीत होने के बाद भी उसमें अंतर किया जा सकता है। जिसके अंदर विवेक ज्ञान होगा, विवेक ज्ञान वो अंतर कर देगा। विवेक ज्ञान मतलब विवेक जी आ गए हमारे, मैं बताता हूँ। तो उसने देखा कि ये तो इसी पेन से लिखती है और ये 2 पेन यूज़ करती थी, यानी जो इंक है, इसके पेन में ज़्यादा बची हुई होगी और इंक इसके पेन में कम बची होगी। तो वहाँ से इसने भेद बता दिया। यानी कुछ ना कुछ, अगर कोई वस्तु जाति लक्षण देश से भी तुल्य हो, समान हो 2 वस्तुएँ, पर उसमें भी विवेक ज्ञान एक ऐसी क्वालिटी का ज्ञान है जो उन दोनों को पृथक-पृथक निश्चय होता है या अंतर बताता है कि दोनों वस्तुओं में क्या विशेष अंतर है। दोनों घड़े हैं, ये घड़ा दोनों देखने में सेम है, पर इस घड़े की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो रखी है, इस घड़े की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो रखी है। समझ रहे हो? मैट होती है, कितनी सारी मैट होती है, मैट तो मैट ही है, पर पता चलता है कि ये वाली मैट की क्वालिटी ऐसी, उस वाली मैट की क्वालिटी ऐसी। दूर से देखो तो दोनों ग्रीन है, दोनों ऑरेंज है, ब्लैक है, पर क्वालिटी वाइज़ पता चलता है ना? देखने में जाति भी सेम है, लक्षण भी सेम है और देश भी सेम है, एक ही के बगल में एक रखी हुई है। पर विवेक ज्ञान जिसके अंदर होगा वो उस चीज़ को जान पाएगा। येस, नो? समझ पा रहे हो? तो ऐसी क्वालिटी का होता है विवेक ज्ञान। इससे पहले क्या बताया हमको? जस्ट पहले वाले सूत्र में कि विवेक ज्ञान क्या है? कि क्षण तत्क्रमयों संयमान, क्षण तथा उसके क्रम में संयम करने पर क्या उत्पन्न होता है? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि आप इतने, अब देखो जो क्षण और उसके क्रम को समझ सकता है तो वही तो जाति लक्षण भेद में अंतर कर सकता है कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, दोनों देखने में सेम है, पर दोनों का उत्पत्ति होने का कारण क्या है? कौन सा हल्का नया दिख रहा है, कौन सा शाइनी दिख रहा है, किसमें निशान पड़े हुए हैं? ऐसा हो सकता है ना, फ़ोन 2 एक जैसे हैं, पर आपने देखा एक के बैक पैनल में तो निशान-निशान पड़े हुए हैं, एक के में नहीं पड़े हुए। यानी ये फ़ोन पुराना है, ये फ़ोन नया है। तो जिसके अंदर इतना दिमाग होगा वही तो उस चीज़ को देख पाएगा। और ये तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बता रहा हूँ, पर ये विवेक ज्ञान बहुत ही अतीन्द्रिय वस्तुओं में बता रहा है ये। समझ रहे हो? बहुत ही ऐसा लेवल पे। येस, नो? समझ में आए दोनों सूत्र? पक्का? आगे बढ़ूँ? ये जो हमारा क्या है, विवेक ज्ञान है, ठीक है? ये कैसा होता है ना? बोला हमको तारकम, कहाँ गया? ठीक है? बोला तारकम, यानी तारने वाला। तारने वाला मतलब बात कराना, पार सांसारिक से। कराने वाला, संसारी चीज़ों से पार कराने वाला होता है। ये विवेक ज्ञान क्या करेगा आपको? तारकम, संसार सागर से, भवसागर से पार कराने वाला होगा। सर्वविषयम, यानी संसार की सभी वस्तुओं को जानने वाला, सभी वस्तुओं को जानने वाला, ठीक है? तारकम एक क्वालिटी, सर्वविषयम दूसरी क्वालिटी, सर्वथा विषयम तीसरी क्वालिटी। सर्वथा मतलब वस्तुओं की सभी अवस्थाओं को, कि ये वस्तु पहले कैसी थी, भूत, भविष्य, वर्तमान। समझ रहे हो? अवस्था परिवर्तन वही तो हुआ कि उसको हर तरीके से जानने वाला, सभी प्रकार के विषयों को जानने वाला, सर्व अर्थ, सभी प्रकार के स्वरूप को जानने वाला। तो यहाँ पे हो गया इसका अवस्था, सभी अवस्था। फिर हो गया यहाँ पे विषयम, अक्रमम। ये क्या है यहाँ पे? अक्रमम। एकम, सर्वविषयम, सर्वथा विषयम, अक्रमम। अक्रम, क्रम मतलब क्रमागत, है ना? कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। पर अक्रमम यानी बिना क्रम के, विदाउट एनी सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि आप 1 के बाद 2 ही जानोगे, हो सकता है 1 के बाद 10 जानो, 20 जानो, फिर 2 जानो, 15 जानो, ऐसा हो सकता है। पर जो जानोगे उसको बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे जानोगे, उससे रिलेटेड भेद को जान जाओगे। हो सकता है गिनती 20 से स्टार्ट करो और उल्टे पहुँच जाओ, है कि नहीं है? तो इसी को बोला चा इति विवेकज ज्ञानम, मतलब और, मतलब तारकम सर्वविषय सर्वथा विषयम, चा मतलब और, अक्रमम जो ऐसा होता है वही क्या होता है, हमारा विवेक ज्ञान होता है। यही हमारी इसकी क्वालिटीज़ है विवेक ज्ञान की। क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं? कि तारकम होगा,
यानी जब आपके अंदर वो विवेक ज्ञान आ जाएगा, वो दिव्य ज्ञान आ जाएगा, तो क्या करेगा? संसार सागर से पार पार कराने वाला होगा। दूसरा, सर्वविषयम, सभी विषयों को जानने वाला होगा। सर्वथा विषयम, सभी विषयों के जो भी सभी अवस्थाएं हैं उसको गहराई से जानने वाला होगा। और चा मतलब और, अक्रमम, बिना किसी क्रम के, विदाउट एनी सीक्वेंस, आप कहीं से भी पूंछ से पकड़ो, कान से पकड़ो, पैर से पकड़ो, बाल से पकड़ो, हर जगह से आप उस वस्तु को जान सकते हो बिना किसी क्रम के। इति विवेकज ज्ञानम, इसी को ही विवेक ज्ञान कहा जाता है। तो लगभग 3 सूत्र आपके विवेक ज्ञान से रिलेटेड हो गए। किसके बाद? स्थान्य उपनिमंत्रणेन संग स्मया कारणम पुनरपि निष्प्रसंगात। ठीक है, यानी कभी भी आपको उच्च स्थान पे बुलावा मिले तो कभी भी आपको ना तो अहंकार करना है, स्मय मतलब होता है अहंकार, और ना ही संग करना है, ना आसक्ति दिखानी है, वरना दोबारा अनिष्ट होने के चांसेस हैं। फिर बोला हमको क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकज ज्ञानम, क्षण तथा उसके क्रम में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेकंड एंड द सीक्वेंस ऑफ दैट सेकंड, जैसे जैसे सेकंड बीतता है तो मतलब माइक्रो सेकंड बीतता है तो एक सेकंड बनेगा, एक एक दो दो सेकंड बीतेंगे बीतेंगे तो मिनट बनेगा, एक एक दो दो मिनट बीतेंगे तो घंटा बनेगा, ऐसे करके तो बनेगा, फिर घंटों से दिन, दिन से महीने, महीने से साल, ऐसा। तो बोला कि क्षण और उसके क्रम में वो स्मॉलेस्ट यूनिट, उस पर जब आप संयम करते हो तो विवेक ज्ञान आता है। फिर बोला विवेक ज्ञान कैसा होता है? तो बोला कि जाति, जाति और क्या दो भेद? लक्षण। लक्षण और लक्षण देश। देश। ये देश। 3 चीजें याद रखना। जाति, लक्षण और देश। इनमें जो क्या होता है, समान चीजों में भी कोई अन्यता ना बता पाए, मतलब भेद ना बता पाए। तुल्य चीजें हैं, समान चीजें हैं। किस किस गुणों में? जाति से भी, लक्षण से भी और देश से भी कोई समान चीजें हैं, उसमें भी यदि भिन्नता ना हो, पर जो विवेक ज्ञान है वो क्या कर सकता है? उसमें भिन्नता बता सकता है। समझ में आया? और वो जो विवेक ज्ञान होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? तो बोला उसकी क्वालिटी है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकज ज्ञानम, अर्थात वो तारकम होगा, तारने वाला होगा, सर्विषम, सभी प्रकार के विषयों को जानने वाला होगा, सर्वथा विषयम, सभी अर्थ से जानने वाला होगा, और अक्रमम, बिना किसी सीक्वेंस के जानने वाला होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विवेकज ज्ञानम, अर्थात यही हमारा विवेक ज्ञान है। समझ में आया? पक्का? लास्ट सूत्र हमारा क्या बोलता है? लास्ट सूत्र, लास्ट सूत्र बोल रहा है हमको सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य। सत्व और पुरुष, सत्व क्या हो गया? प्रकृति। बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि या प्रकृति, ठीक है, और पुरुषो मतलब आत्मा। आत्मा। शुद्धि मतलब आत्मा। शुद्ध हो जाना। साम्य मतलब समान। समान रूप से। समानता। कैवल्य मतलब कैवल्य। इति मतलब हो जाती है, यानी जब सत्व और पुरुष की शुद्धि समान रूप से हो जाए। समझ लो, जीवात्मा जिन प्रकृति के वृत्तियों के कारण अपने आप को दूषित महसूस कर रहा था, वो भाव हट जाए, और जो प्रकृति का भाव है यदि उसकी भी शुद्धि अच्छे से हो जाए, अर्थात आप शरीर के रूप में ले सकते हो, शरीर भी शुद्ध हो गया, साथ में विचार भी शुद्ध हो गए, है ना? अगर सबसे मैं आपको इजीएस्ट एग्जांपल बताऊं, मेरा जो शरीर है, एक शरीर है जो नस नाड़ियों से बना हुआ है, ये भी अशुद्धता तो है इसके अंदर, सेम विचार भी हैं, सब कुछ चीज है। और दूसरा हो गया जीवात्मा, जो उन विचारों से प्रभावित भी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? प्रभावित मतलब ये नहीं कि वो दूषित हो जाएगी, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो आपकी वो होती है, अपरिणामी होती है ना? तो जब दोनों की शुद्धि समान रूप से हो जाए, आपकी जो बुद्धि है वो भी मूल रूप से क्लियर हो जाए, और आपका जो आत्मा है जब वो भी मूल रूप से क्लियर हो जाए, दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाए, तो इसी को ही कैवल्य कहा जाता है। यही क्या है? हमारा कैवल्य की स्थिति है। समझ में? जब आप दोनों को पृथक, क्लियर होने का मतलब ये है कि आप दोनों के भाव को अलग अलग जानते हो, आपका माइंडसेट इतना प्रिपेयर हो चुका है, आप ऐसे बुद्धि के ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हो जहां पर आप दोनों के भेद को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जान पा रहे हो, कि ये किसकी एक्टिविटी है और ये किसकी एक्टिविटी है, मैं क्या हूं और ये शरीर क्या है, शरीर के अंदर क्या चीज मेरे को प्रेरित कर रही है किस काम को करने के लिए, और उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ।
मेरे पे कैसे प्रभाव ना पड़े, मेरे कर्मों पे प्रभाव ना पड़े। तो दोनों की आपने शुद्धि कर ली ना, दोनों को आपने पृथक-पृथक जान के शुद्धि कर ली। तो सत्व पुरुषो शुद्धि शाम में जब सत्व और पुरुष की बुद्धि और आत्मा की शुद्धि समान रूप से हो जाती है, समान लेवल पे हो जाती है, तो इसी को कैवल्य कहा जाता है। यही आपकी क्या है? मोक्ष की स्थिति है, यहीं से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमारा लगभग तीसरा पाठ समाप्त हो गया। यस, नो? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? अभी तक के जो सूत्र थे, ऑल्दो हार्ड सूत्र नहीं है ये, समझने वाले हैं, काम करने वाले सूत्र हैं कि क्या-क्या चीज़ इसके बारे में बोली गई है। पर बोल इसमें बुद्धि और पुरुष की शुद्धि समान हो जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, केवल प्राप्त हो जाता है, हाँ यही जी, है ना? इतना ही बोला गया है ना? वैसे तो आत्मा पहले से ही शुद्ध है, उसका गुण ही है शुद्धो। वो गुण ही क्या है, उसका जो गुण है ना आत्मा का, वो शुद्ध ही रहते, कभी अशुद्ध नहीं होती वैसे, है ना? आपको क्या लगता है, अशुद्ध कैसे होगी वो? हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि जो धर्म है, वृत्तियाँ हैं, सब तो चित्त में उत्पन्न होती है, उसपे तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अगर मैंने एक बात बताओ, दीक्षा जी मेरे सामने खड़ी हैं, है ना? यहाँ से लाइट भी जल रही है, अभी उनका स्वरूप मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मैं उनके सामने रेड पन्नी लेके आ गया, अब वो रेड दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दीक्षा जी रेड हैं। दीक्षा जी तो जो उनका स्वरूप है वही तो रहेंगी। वो जो भेद आया वो किस में आया? वो प्रकृति में आया ना भेद। तो आत्मा तो शुद्ध ही है, पर जब हमारी बुद्धि की भी 100% शुद्धि हो जाती है, वृत्तियों का नाश हो जाता है और दोनों समान रूप से एक लेवल पे आ जाती है, 100% बोथ आर इक्वली क्लियर, तब क्या हो जाएगा? उस अवस्था को कैवल्य की स्थिति कहा जाता है, या वहां पर कैवल्य उत्पन्न अर्थात मोक्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? बस इतना आपका था तीसरा पाद। तो क्या क्या चीजें करी हमने आज? केवल 4 सूत्रों को हमने कवर किया। पहला क्या था हमारा? क्षण तत्व क्रमयो संयमात विवेकज ज्ञानम। क्षण तथा उसके क्रम पे संयम करने पे क्या होता है? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर बोला हमको जाति लक्षण देश है अन्यता अनवच्छेदात तुल्यो तथा प्रतिपत्ति, अर्थात जाति लक्षण और भेद से अगर किसी चीज में कोई भिन्नता ना हो, किसी भी वस्तु के गुणों में स्वभाव में कोई भिन्नता ना हो, तुल्य प्रतीत होती हो, पर फिर भी उसमें विवेक ज्ञान के द्वारा क्या किया जा सकता है? भिन्नता या डिफरेंस बताया जा सकता है। ऐसे लेवल का विवेक ज्ञान होता है। वो जो विवेक ज्ञान होता है उसकी क्वालिटी क्या है? तो बोला तारकम सर्वविषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकज ज्ञानम, अर्थात वो तारकम होगा, तारने वाला होगा। दूसरा सर्वविषयम, सभी विषयों को जानने वाला होगा। सर्वथा विषयम, सभी प्रकार से जानने वाला होगा। और अक्रमम, बिना किसी सीक्वेंस के जानने वाला होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विवेक ज्ञान कहते हैं। फिर लास्ट क्या बोला हमको? सत्व पुरुष और शुद्धि साम्य, जब सत्व और पुरुष की शुद्धि समान रूप से जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं? 100% इक्वली क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो वो जो अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। उससे पहले क्या पढ़ा हमने? जो हमने लास्ट सर एक, बोलिए कीर्ति जी। सर जी बोला था ना आपने इससे पहले विवेकज ज्ञानम, इसमें क्या बोला? तारकम सर्वविषयम सर्वथा विषयम अक्रमम। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, देखिए। जो विवेक ज्ञान है उसकी अपनी 4 तरीके की प्रवृत्ति है, समझ रहे हो? कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे उत्पन्न होता है। पहले होगा तारकम, जब आपके अंदर वो विवेक ज्ञान आ जाएगा, दिव्य नॉलेज आएगी, दिव्य ज्ञान आ जाएगा, उच्च कोटि का प्रकाश आ जाएगा, तो वो तारकम यानी आपको संसार सागर से पार कराने वाला होगा। दूसरा सर्वविषम, सभी वस्तुओं को जान सकते हो आप, क्योंकि जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम पे और उसके सीक्वेंस पे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो हर एक चीज टाइम के बाउंडेशन से तो बंधी हुई है। पेड़ का उत्पन्न होना, पहाड़ों का गिरना, कोई भी चीज बोलो, इवन ये शरीर भी माइक्रो लेवल पे क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, है ना? तो जब उसको जान लोगे, सर्वविषम, सभी विषयों को जान लोगे। सर्वथा विषम, सभी अवस्थाओं को जान लोगे। जैसे मेरी बाल्यावस्था कैसी थी, मैं प्रौढ़ावस्था में कैसा होऊंगा, किशोरावस्था में कैसा होऊंगा, वृद्धावस्था में कैसा होऊंगा, ये पेड़ पहले कैसा था, बीज रूप में कैसा था, जब अपनी बिल्कुल उच्चतम अवस्था में होगा तब कैसा होगा, खत्म होने का कैसा होगा। और अक्रमम, बिना किसी सीक्वेंस के। ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी को जानने के लिए पहले बीज को ही देखना जरूरी है। अगर मुझे पेड़ की ग्रोथ जाननी है, तो मैं यही है कि पहले तो मैं नहीं मैं तो बीज ही देखूंगा जी, पहले मुझे तो पहले बीज ही दिखाओ आप, तभी मैं बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है। विवेक ज्ञान उस स्तर का ज्ञान है, यदि आप पेड़ को देखोगे तो उसके मूलभूत बीज को भी बता सकते हो, समझ रहे हो? तो वो क्या होता है आपका, इस लेवल का होता है आपका विवेकज ज्ञानम, या आपका विवेक ज्ञान होता है। फिर जब इतना आपके अंदर विवेक ज्ञान आ गया, तो आप क्या करोगे? सत्व पुरुषो शुद्धि शाम्य कैवल्य मिति, यानी आपके सत्व और पुरुष की जो शुद्धि है वो समान रूप से हो जाती है, वहां पे आपका कैवल्य उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। इन 4 सूत्रों को पढ़ने से पहले वाला सूत्र कौन सा था, जिसमें हमको बोला गया स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया कारणम पुनरपि अनिष्ट प्रसंगात, यानी कहीं पे भी आपको ऐसे निमंत्रण मिले तो आपको क्या करना है, ना तो आपको अहंकार करना है, ना आसक्ति करनी है, वरना क्या हो सकता है, आपको अनिष्ट हो सकता है ना। आपके साथ ये हो सकता है कि आप वापिस से सांसारिक गति की ओर जाओ। उससे जस्ट पहले वाला सूत्र क्या बोलता है हमको, तद वैराग्यातपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, उसके भी वैराग्य हो जाने पर दोष और बीज का क्षय हो जाता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ, कैवल्य कहता हूँ। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले की जो स्थिति थी, जब मेरे अंदर विवेक ज्ञान आया था, विवेक ज्ञान कब आया था कि सत्य पुरुषों कि क्या माना था, सत्य पुरुष में क्या जानता कि अन्यता, उन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है ना। सत्य पुरुषो अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठाता सर्वज्ञाता वा, ये तभी तो स्थिति उत्पन्न हुई जब मैंने सत्य और पुरुष की भिन्नता को जान लिया, तो क्या हो गया, सर्व भाव अधिष्ठाता सर्वज्ञाता वा। वो सब स्थिति कब आई, जब मैंने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण किया। इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे किया, क्या क्या क्वालिटी मिली हमको, मिला मनोजवित विकरण भाव प्रधान जयश। वो कैसे आई, जब मैंने किया इंद्रिय जय। इंद्रिय जय कैसे किया, बोला ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, इस पे सेम करने पाया मेरे पे इंद्रिय जय। इससे पहले कोई स्थिति आती है, हाँ जी, किसकी आती है, भूत जय की। भूत जय में क्या क्या चीजें होती हैं जी भाई, हमारे को काय संपत्ति मिलती है। काय संपत्ति क्या होता है, बोला रूप लावण्य बल वज्र सहनन काय संपत्ति। ये काय संपत्ति आता कैसे है जी, भूत जय से आता है। और कुछ भी आता है, हाँ जी, 3 चीजें आती हैं, अणिमा आदि का प्रादुर्भाव होता है, काय संपत्ति होता है और धर्म अभिघात होता है। ये तीनों चीजें किससे मिलती है, भूत जय से मिलती है। तो भूत जय कैसे करूंगा मैं, तो बोला कैसे करोगे, बोला स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय। ठीक है, इन सबसे पहले कोई स्थिति थी, इससे पहले कौन सा होता था हमारा, जब मैं बहिर्अकल्पित महाविदेह वृत्ति पे संयम कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश आवरणम क्षय, यानी प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाएगा। जो प्रकाश के ऊपर, प्रकाश हो गया हमारा सत्व ज्ञान, सत्व ज्ञान को कौन ढकेगा, या तो अज्ञान ढकेगा। अज्ञान कहाँ से आएगा, रज और तमस से। तो जब सत्व के ऊपर रज तमस रूपी आवरण है, वो हट जाता है, किससे, बहिर्अकल्पित महाविदेह वृत्ति से। उससे क्या होगा हमारा, मतलब हमारे अंदर क्या होगा, जो वो हमारे अंदर प्रकाश है, उसके ऊपर जो आवरण है वो हटने लग जाएगा और मेरे अंदर सत्व ज्ञान भरने लग जाएगा। इससे पहले 2 सूत्र कौन से थे, आकाश के साथ संबंध थे। बोला काया और आकाश में जब आप संबंध स्थापित करते हो, उनके संबंध में जब संयम करते हो और चित्त को लघुतूल के समान समझते हो, तो क्या होता है, आकाश गमनम, आप आकाश गमन कर पाते हो। और दूसरा, इससे पहले क्या बताया हमको, इससे पहले बोला कि स्रोत और आकाश के संबंध पे संयम करने पर, स्रोत आकाश के संबंध पे संयम करने पर क्या होता है, हमारा दिव्य स्रोत, हमको दिव्य स्रोत की प्राप्ति होती है। इससे पहले क्या है, इससे पहले हमको 2 प्राण के बारे में बताया गया, समान जय जलनम, उदान पे संयम करने पर क्या होगा, उदान जयात जल पंकंटक, यानी ना तो जल से प्रभावित होंगे, ना पंख से, ना कंटक के। और जब आपकी मृत्यु का समय आएगा तो क्या होगा, उत्क्रांतिश्चा, उत्क्रांति भी होगी, आपकी ऊर्ध्व गति होगी। उससे पहले क्या था, बंद करण शैथिल्य प्रचार संवेदन संयमात, बंद करण शैथिल्य और प्रचार संवेदन पे संयम करने पर क्या होता है, क्या होता है बताओ, हाँ, शरीर पर में शरीरावेश दूसरे के शरीर में प्रवेश हो आग जाता है। अब इससे पहले जस्ट क्या थे, 3 सूत्र एक साथ कंबाइंड थे हमारे, किसके, किसके हैं वो, किस चीज की बात करते हैं वो, पुरुष ज्ञान, पुरुष ज्ञान के तो हैं वो। सबसे पहले सबसे अंतिम स्थिति क्या होगी कि समाधो उपसर्गः व्युत्थाने सिद्धया, समाधि के मार्ग में उपसर्ग है, व्युत्थान के मार्ग में सिद्धियां हैं। जी किस विषय में बोला गया, जो इससे ऊपर हमको 5-6 सिद्धियां बताई गई, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायते, है ना, कि आपको ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। जी कैसे होगा, तो बोला कि जब मैं स्वार्थ पे संयम करता हूँ, किस पे संयम करता हूँ, स्वार्थ पे संयम करता हूँ, तो पुरुष का ज्ञान मिलता है। सूत्र बहुत बड़ा है वो वैसे, है ना, पर उसमें जो मेन चीज है, वैसे तो बोला कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटी, उसके कारण हम चीजों को समान देख पाते हैं। इंद्रियों का जो विषय है वो किसके लिए है, हमारा जो पुरुष है उसको उसके लेवल तक पहुंचाने के लिए। पर जब मैं उससे हटके स्वार्थ पे यानी आत्मा के विषय पे संबंध करूंगा, संयम करूंगा, तो क्या होगा, मुझे बोला पुरुष का ज्ञान होगा। इससे पहले क्या था हमारा, हृदय चित्त संवित, उससे पहले क्या था, प्रातिपाद व सर्वम, उससे पहले क्या था, मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ऊपर आ गए, ठीक है, ऊपर आ गए, कंठ छोड़ के कुर्मनाड़िया स्थैर्यम, फिर ऊपर जाऊंगा, कंठकूपे शुद्धप्रवास निवृत्ति, नीचे आऊंगा नाभि प्रदेश में, है ना, कि नाभि चक्रे कायाव्यु ज्ञानम, ये हो गया 3,
क्या थे हमारे कॉस्मोस लेवल पे। कौन कौन से? सूरज चांद सितारे। तो पहले ध्रुव तारे तदगति ज्ञानम, चंद्रे ताराव्यू ज्ञानम, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। उससे पहले क्या था हमारा कि प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम, यानी प्रवृत्ति आलोक पे, प्रवृत्ति मतलब जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है उसके प्रकाश पे संयम करने पर क्या होता है हमको, सूक्ष्म चीजों का, यानी जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पे है, व्यवहित जो किसी व्यवधान के पार है, या विप्रकृष्ट दूर से दूर चीजें हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है। उससे पहले क्या चीजें थी हमारी? उससे पहले था हमारा बल वाले। फल वाले। मैत्री आदिशु विदेशी बलानी। वस्तु। हाँ, पहले था बलेशु हस्ती हल बलादिनी, और वस्तु उससे पहले था मैत्री आदिशु बलानी। यानी पहले वो हो गया हमारा कि हाथी इत्यादि जानवरों के बल पे संयम करने पर उनका स्वरूप, कि भाई सांड तो ऐसा होता है, शेर तो इतना खतरनाक होता है, भालू तो ऐसा होता है, लोमड़ी इतनी चतुर होती है, तो उसके जैसा ही बल हमको प्राप्त होगा। और मैत्री आदिशु बलानी अर्थात मैत्री करुणा मोहिता, तीन भाव आते हैं, याद रखना इसमें। ठीक है, चौथा नहीं आता। कहीं आप मैत्री आदि में कौन कौन से होते हैं, आप चारों पे टिक लगा दो। तीन खाली मैत्री करुणा और मुदिता, इन तीनों भाव पे सेम करने पर इन तीनों का ही बल प्राप्त होगा। यानी जो मैत्री का भाव कैसा होता है उस पर सेम करेगा तो उसे मित्रता का जो बल है, उसका जो गुण है वो प्राप्त होगा, उसकी शक्ति प्राप्त होगी, करुणा का होगा। ठीक है, तो ये सबको बताया गया। और क्या बोला हमको इनसे पहले था आपका सोपक्रम, रूप। है ना। सोपक्रम और निरुक्रम क्रम पे संयम करने पर क्या होता है आपको, अप्रांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अरिष्टेभ्य मतलब उसके जो लक्षण है उन पे भी संयम करने पर, शुभ अशुभ कर्मों के, तो आपको अपरांत मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। इससे जस्ट पहले क्या बोला आपको, काय रूप संयमात अंतर ध्यानम, है ना। उससे पहले क्या था, वही चक्षु, है ना, कि आपका ग्राह्य ना शक्ति स्तंभे। हाँ बोलो बोलो नैन्सी जी। तालंबन। ताल, उनसे बोलो क्लियर। न च तत् ना च आलम तत्सालंबना। तस्य विषयीभूत्वा हाँ, अस् तस्य विषय भूतवात, है ना, कि वो है उसके जो है ना वो, मतलब जब हमको इससे जस्ट पहले कौन सिद्धि प्राप्त हो रही थी, दूसरे के चित्त को जानने वाली ना, तो बोला कि ये उसके आलम्बन का विषय नहीं है, इसलिए वो उसके चित्त के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो नहीं जान सकता, है ना। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसने उसके वृत्ति को जाना, उस वृत्ति के मूल कारण पे संयम नहीं किया। यदि मूल कारण पे संयम किया होता तो मूल कारण को जान पाता। इसीलिए इससे पहले क्या हुआ था, जस्ट आपने क्या किया? प्रत्यक्ष हाँ बोलो। प्रत्यक्ष स्वयं किया। हाँ, प्रत्यय से परिचित ज्ञान, आपने प्रत्यय पे संयम किया जिससे दूसरे के चित्त पे ज्ञान हो गया। ठीक है। और ऊपर बढ़ेंगे, और क्या था हमारा संस्कार संस्कार पे। पे साक्षात्कार किया तो क्या हो गया आपको, पूर्व जाति ज्ञानम। मूल जाति। उससे ऊपर सर्वभूतरूत ज्ञानम हाँ, किस पे संयम करने पर, आपका शब्द अर्थ और प्रत्यय पे संयम करने पर सर्वभूत रुत शब्द ज्ञानम। अर्थ प्रत्यय। हाँ, और उससे ऊपर परिणाम प्रणाम नाम त्रय, प्रणाम त्रय पे संयम करने पर किसका, अतीत अनागत की अतीत और अनागत का ज्ञान। तो ऐसे करते हुए देखो हम कहाँ तक वापस चले गए, समझ लो। तो जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब इससे पहले क्या बचा हमारा, इससे पहले कौन सा था, क्रम अन्यत्व, त्वम परिणाम अन्यत्व हेतु। उससे पहले क्या था, धर्मी के बारे में होगा, निर्मी है ना, शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। उससे पहले क्या था, भूते एतेन भूतेन एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था व्याख्यात। ठीक है। फिर हमारे चार तो वही आ गए थे, किसके, परिणाम त्रय वाले, चित्त में जो परिवर्तन होता है। सबसे लास्ट क्या है, NSA एकाग्रता। एकाग्रता कब होगी, तुल्य कि प्रत्यय तत्पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। उससे पहले क्या था, सर्वार्थता एकाग्रता श्रेयोदय चित्तस्य समाधि परिणाम। उससे पहले, ये आने से पहले क्या होना चाहिए, हमारे संस्कारों का प्रशांत वायिता में होना जरूरी है, तस्य प्रशांत वायिता संस्कारात। और ये प्रशांत वायिता कब होंगे, जब सबसे पहले हमने निरोध, जो निरोध परिणाम है उसको कंप्लीट किया हो। निरोध परिणाम कब आता है, तो बोला व्युत्थान निरोध संस्कारयो आविर्भाव प्रादुर्भाव क्षण चित अन्वयो चित, हमारा क्या है निरोध परिणाम। जब हम इस तरीके से जान लेते हैं, व्युत्थान रूपी संस्कार नीचे गिरते हैं और जो हमारे निरोध के संस्कार ऊपर बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा निरोध परिणाम उत्पन्न होता है। इससे पहले क्या आ गया हमारे, तदपि बहिरंग हाँ, पूर्वेभ्य तदपि परं पूर्वेभ्य, नहीं,
तदपि नहीं बहिरंग निर्बीजस्य। जैसे और उससे ऊपर है क्या? अंतरंग हाँ, अंत त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य। उससे पहले क्या है? ये कब आएगी स्थिति? पूर्वज हाँ, जब हम उनको योग की अलग-अलग भूमि में उपयोग करेंगे, है ना? तस्य भूमिषु विनियोगः। उससे पहले क्या होना चाहिए? हमारी बुद्धि में वो प्रज्ञालोक तो हो जिसको मैं उपयोग करूँ, है ना? प्रज्ञालोक आना चाहिए। प्रज्ञालोक हाँ, वो कब आएगा? किस चीज़ से आएगा? जिस संयम से आएगा, जब तीनों को हमने बोला कि ये संयम तीनों संयम है। कौन से तीनों संयम है? बोला समाधि। समाधि की परिभाषा? सदैव अर्थमात्र अर्थ निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। समाधि से पहले क्या है? हमारा ज्ञान तत्र ध्यान, एकतानता तत्प्रत्यय एकांत ध्यान। उससे पहले क्या है? धारणा धारणा। तत् धारणा हाँ, ठीक है, तेजबंधः चित्तस्य धारणा। तो बस ऐसे देखो हमने पूरा का पूरा पाद एक बारी में रिवाइज भी कर लिया। आई थिंक 5, 7, 10 मिनट हमको लगे होंगे, है ना, उल्टा पढ़ने में भी। तो आपको ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस रखनी है प्रीवियस पार्ट में जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनके प्रति भी ऐसा ही भाव रखो कि मैं जल्दी जल्दी उनको भी कवर अप कर पाऊँ, इस तरीके से मैं बोल पाऊँ, मुझे कॉन्सेप्ट याद रहे। समझ रहे हो? मुझे ये पता है, मैंने बोला ना कि मुझे भी ढंग से सूत्र याद नहीं, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ। पर मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही कि कहीं पे ये चीज़ ना हो, वो सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है। ऑल्दो मैं भी सूत्र पूरे एग्ज़ैक्टली नहीं बता पाया कि तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे क्या-क्या होता है, इतना मुझे भी ढंग से याद नहीं आता, या स्वार्थ से पहले क्या था, कुछ बुद्धि और पुरुष के बीच में एक मुझे बात पता है, पर जो उसका मेन पॉइंट है वो मैंने बता रखा है। मेरी व्याख्या के अंदर सभी वर्ड इंक्लूड होंगे। वैसे हो सकता है कि सूत्रों में कहीं न कहीं ऊपर-नीचे मैं भी हो रहा हूँ 19-20, परंतु व्याख्या मेरी पूरी कंप्लीट है। तो अपने दिमाग को ऐसे ही मेंटेन रखना है आप लोगों ने। येस, नो? अब ये 3 पाद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए? वो तो ठीक है, कुछ पूछना है कि नहीं? नहीं पूछना? चलिए, फिर भी कैवल्य भी 3 बार आ रहा है ना? एक तो दूसरे पाद में आ रहा है, हुँ, अविद्या के हाँ, अभाव से। हुँ, एक में तीसरे में 2 बार आ रहा है, हुँ, 6 वाला और ये वाला। तो हुँ, मतलब पहली जो तो लास्ट वाली है, एक उसमें भी आएगा चौथे में। हाँ, चौथे में भी आएगा। असली परिभाषा ये वाली है जो अब लास्ट पढ़ाई वाली। सभी परिभाषा ही है ना, हमको समझना है कि कैसे-कैसे लेवल पे, जैसे-जैसे आप जिस-जिस अवस्था में पहुँच रहे हो, वहाँ-वहाँ पे वो बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब निर्बीज समाधि कह दी, तो क्या निर्बीज समाधि नहीं है क्या कैवल्य? तदभाव संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम, है ना? वहाँ पर भी कैवल्य की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हमको बोला यहाँ पर कि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि, उसके भी निरोध पे सब चीज़ का निरोध हो जाएगा। तो जो निर्बीज समाधि है वो क्या है? जहाँ पे बीज उत्पन्न नहीं हो रहा, वो भी वही भाव है। जब मैंने ये बोला, एक बार बताओ कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो क्या वो कैवल्य की स्थिति नहीं है? क्या वो योग की स्थिति नहीं है? क्यों? क्योंकि योग तो समाधि है। तभी तो बोला कि जब हो जाएगा तो दृष्टि अपने स्वरूप में आ जाएगी। बात तो वही है। तभी जो लास्ट सूत्र आएगा चौथे पाद का, तो वहाँ पे क्या बोला? तब भूल गई। अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना वहाँ पे, यही बात तो बोला। जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, हाँ, पुरुषार्थ चीती शून्यानाम, है ना? पुरुषार्थ शून्यानाम, वहाँ पे भी केवल ये रहता है आपका पुरुषार्थ पूरा शून्य हो जाए। फिर उसका गुणानां प्रतिप्र हाँ, गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम, एक तो वो है। और स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति होती, है ना? जब आपकी जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति कौन है? आत्मा आत्मा। वो भी चिति शक्ति भी आत्मा का ही नाम है। तो चिति शक्ति जब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी, तो उसको भी मैं कैवल्य कहूंगा। तो कैसे अवस्थित हो जाएगी? पहले बता तो दिया। वो जो दूसरे नंबर का सूत्र है उसमें जो व्याख्या है और ये जो है, वहां बोला जब दृष्टि अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, कब? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में भी वही बात बोलेंगे वो सेम, समझो, कि स्वरूप अवस्थित, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, कौन? किसका? चिति शक्ति का। बस वही भाव है। अलग अलग स्तर पे, अलग लेवल पे, अलग अलग बातों से समझाया जाता है कि मैं इसको कैसे कहूँ, उसको कैसे कहूँ। उन्होंने वहां पे बोला, जब बीच में प्रकृति पुरुष को या उसको समझा रहे थे, कि जब आप दुखों से ही हट जाओगे, है ना, अविद्या के हट जाने पर सब कुछ हट जाता है, वहीं पे वो हान होता है, दुख की निवृत्ति होगी, उसी को मैं कैवल्य कहूंगा। जब कुछ बंधा ही नहीं, सुख दुख कोई भाव बचा ही नहीं, तो वो कैवल्य ही तो हो गया। आप किसी भाव से बंध ही नहीं रहो।
तो यही सारी चीज़ें। तो भाव है अपना-अपना समझने का, आप किस लेवल पे योग सूत्र को तोड़ के समझ सकते हो, गहराई से समझ सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? आज की क्लास में बहुत टाइम है हमारे पे, आप लोगों को कुछ पूछना है पहला, दूसरा, तीसरे पाठ से आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है? जाना नहीं है अभी, ठीक है? ये नहीं कि सर जाएँ क्या? अभी मैं आपको श्लोक पढ़ाऊँगा वाला आगे का, पर इतने में से। बोलिए नेहा मैम। सर कोई ऐसी साइट है क्या जहाँ पे मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते रहे और हम रिवाइज करते रहे, मतलब लाइक क्विज? क्विज़ चैप्टर वाइज़ क्विज़ आता है, तो मैं क्विज़ भेजता तो हूँ। वो तो एक बार हो गया, हम भूल जाते हैं ना। तो जैसे मान लो मुझे अब करना है, भूल हुँ, गया, चैप्टर 2 थोड़ा-थोड़ा पीछे जा रहा है या चैप्टर 1 अच्छा। पीछे चला गया। मैम देखो क्विज़ से ना क्या होगा, आप सिर्फ़ वो एक स्मॉलेस्ट सा जो पार्ट होगा ना, उसका बस आप उसी को क्लैरिफ़ाई कर पाओगे, है ना? हुँ। क्विज़ दे के या क्विज़ की प्रैक्टिस करके तब फ़ायदा है जब मुझे लगे कि मेरे को पता चल गया है, कि इसके अंदर मटेरियल क्या-क्या है हाँ, ना? जैसे पढ़ लिया लेकिन वो हाँ। अब मान लो, और जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिया हमने, हुँ, टेस्ट एक बार दे दिया, हुँ, लेकिन फिर वो होता है ना कि आगे का इतना पढ़ लेते हैं तो पीछे का छूटने लगता है। सूत्र तो हम रिवाइज करते चलते हैं, लेकिन सूत्र तो डायरेक्ट सूत्र के अंदर बहुत कुछ होता है जो हुँ, पूछा जाता है, हुँ, तो उसके जो क्विज़ेज़ होते हैं। मैं समझ गया। पर मैम देखो ना, अगर मैं आप क्विज़ बनाओगे भी, या तो आपको बनाना पड़ेगा उस लेवल का पहली चीज़, कि आप हर उस बात को ध्यान दो कि पहले सूत्र में चित्त की वृत्तियाँ बताई, पहले सूत्र में यही बोला कि योग का मतलब समाधि है, तो आपको ऐसे खुद जनरेट करने पड़ेंगे ना। वो तो ऑटोमेटेड होगा, वो तो जो उसको मोटी सी चीज़ दिखेगी वो तो उसके अकॉर्डिंग बना देगा। समझ रहे हो? हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि योग की कोई साइट हो। हाँ, ऐसे तो नहीं है मैम। टेलीग्राम में एक वो है चैनल, मैं आपको भेज दूँगा, उसमें योग सूत्र के बहुत क्वेश्चन पड़े हैं। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, पर उसमें योग सूत्र के बहुत क्वेश्चन हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं मतलब। आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको भेज दूँगा। क्या नाम है? मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा मैम ना। मैं एक बार देख के ठीक है। ग्रुप में लिंक भेज दूँगा, अगर किसी को करना हो तो वहाँ पे जाके ऐसे चेक कर सकता है अपने उसके लिए। और वैसा आपको लगता है कि खुद से बनाना, तो आप जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, आप उस पीडीएफ को उसमें डालो जेमिनी पे, ऐसे ही सिलेक्ट करके डालो, उसको बोलो कि क्रिएट अ क्विज़। तो वो लोग क्विज़ क्रिएट कर दे, 50 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चन का, बोल देना बिल्कुल हार्डेस्ट लेवल का। ठीक है? लैंग्वेज आप बोल देना हिंदी में या इंग्लिश में, तो बिल्कुल आप बिल्कुल हार्ड लेवल का, बिल्कुल उसके अंदर की संस्कृत लाइन खोद के निकाल दो। बोल दो उसे हिंदी में, ऐसी भाषा में बोल दो, भाई संस्कृत की लाइन खोद-खोद के निकाल के बना टेस्ट, ऐसा बोल दो। तो वो खुद ही उस तरीके से बना देगा। ऑल्दो फिर भी वो एक एआई बेस्ड टूल है, वो इंसान के तरीके से तो मॉडिफाई नहीं कर सकता, पर फिर भी काफ़ी चीज़ बना देता है। वो वैसे मतलब सारा एमसीक्यूज़ रूप में देता है, जबकि नेट एनटीए जो है कहीं मैचिंग दे रहा है, हाँ, कहीं बस स्टेटमेंट दे रहा है। बिल्कुल। तो लाइक मैं वैसा सोच रही थी कि ऐसा हुँ। कोई साइट हो जैसे यहाँ पे। नहीं बस मैम अभी ये खत्म हो जाएगा ना, तो जो सर है ना, मतलब जिनसे मैंने पढ़ा, उनकी वीडियो है यूट्यूब में ना, तो मैं आपको पूरी की पूरी वो वीडियो भेजूंगा। आपका काम यही है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए उसमें लगभग सारे क्वेश्चन हैं, सर ने पूरा मतलब वो 2017 से 21 तक के योग के जो क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है। तब आप यही करोगे, इसके खत्म होने के तुरंत बाद ही, जैसे चौथा पार्ट कंप्लीट होगा, आप उन वीडियोस को देखोगे, जब वो चल रही होंगी तो आप अपने एनालाइज से आंसर को टिक करोगे वहाँ पे, 2x 4x 10x जैसे आपको वीडियो देखनी है। और फिर जब सर तो बताएंगे ही फिर भी व्याख्या क्या है क्या नहीं है। सही हुआ तो अच्छी बात है, नॉलेज आपकी एग्जैक्ट है। गलत हुआ तो सर व्याख्या बताएंगे, वहां पे आपका क्लेरिफाई भी हो जाएगा हाथों हाथ। सर में अभी तक एनटी के जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन खोला और एकदम टिक कर दिया। आने वाले और भी जो कुछ होंगे क्विज़ेस, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। ये तो बस मैं जो आपको बना के भेजता हूँ, आपको बस एक फ्लो में रखने के लिए भेजता हूँ कि हाँ, एक टेस्ट होगा तो आपका दिमाग चलेगा तो सही, इसलिए। मैं थोड़ा सा, अगर मैं बिजी ना होता ना अपने इन सब चीज़ों में, जो मेरे कार्यकाल है अभी ये पीएचडी वगैरह का, तो मैं खुद भी जनरेट कर देता इतना समय लाके, पर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, हर एक चीज़ मैनेज करना, मतलब टाइम पे डाटा भी कलेक्ट करना है, अच्छी पीडीएफ भी बनानी है पढ़ाई के लिए, फिर उसके साथ चैप्टर साथ वाइज तो सर शायद कोई बुक भी नहीं आती ना योगा की, पीवाईक्यू की। बनाने वालों ने क्या पता बनाई हो। कुछ कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, योग पे आधारित इतने क्वेश्चन, योग पे आधारित इतने क्वेश्चन, ऐसे क्या पता किसी ने बनाई हो। मैं एक बार देख लूंगा, मुझे कहीं से कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा वो। ओके। ठीक है। बाकी किसी का कोई और प्रश्न इन सब चीज़ों के बारे में? हो रहे हैं सूत्र याद मिताली जी? अरे सर, ये कीर्ति जी? याद नहीं हो रहा कैसे याद कर रहे हैं सूत्रों को। ओहो, याद नहीं हो रहे, कैसे याद करना है? कौन सा नहीं हो रहा है? कौन से चैप्टर से फंस रहे हो?
ना शुरुआत के कुछ याद वगैरह याद नहीं हो रहे, फिर पीछे के भूल जा रहे हैं, याद हो रहे हैं तो। पीछे को तो रिपीट करना है, तो उसको भूलेंगे कैसे? फिर रिपीट करोगे तो नहीं भूलोगे, भूल ही नहीं सकते। मेरे को तो रिपीट करने का टाइम भी नहीं मिलता, पर मैंने जिस टाइम पर रिपीट किया उस वजह से मैं आज तक नहीं भूलता क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर। समझ रहे हो? 19-20 हो सकता है इस सूत्र में, पर आपको पता होना चाहिए, चाहे हिंदी में भी पता हो। आपको 50 के 50 सूत्र, अगर एक पाद में है तो 50 के 50 सूत्रों के वर्ड पता होने चाहिए। अभी कितना याद हुआ होगा आपको, कीर्ति जी? सर अभी तो बहुत कम याद हो गए हैं। बहुत कम मतलब 1-2, 10, नहीं नहीं सर, इतने नहीं। 15, हाँ 20? 20 हो गए, 20 हो गए। इसमें से 20 के पूरे अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसमें से 20? हाँ सर। ऐसा कैसे? सर बहुत धीमे याद हो रहे, फिर सर टाइम भी एक नहीं दिन? मिल रहा ना थोड़ा मुझे। ऐसे कैसे नहीं टाइम सर। नहीं है? 3 बारी का खाना तो सर खाते कॉलेज, होंगे? क्या सर? खाना तो खाते होंगे 3 बारी का? सर कॉलेज जाती ना सर, मैं तो सर टाइम नहीं है, और सर कॉलेज में टीचर नहीं आ रहे, वो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मैं सर पता है 7 बजे की बैठी है क्लास लेने। देखो, तभी मैंने पहली क्लास में ये बोलता कि आप सोचोगे टाइम मिले, तो टाइम नहीं मिलने वाला कीर्ति जी। याद रखना, जिस समय पीरियड में आप कर रहे हो ना, हमको लगता है, और टीचरों का भी ऐसा मन होता है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकालने कर ले, पर सबको पता है कि ये थोड़ा सा उच्च लेवल का एग्जाम है। ना तो कॉलेज वाले उस लेवल पे पढ़ाते हैं, है ना, और ना वो हमको ऐसा टाइम देते कि हम पढ़ लें। ये सच्चाई है, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। तो अगर आप समय निकालने की कोशिश करोगे तो समय नहीं निकलेगा। मेरी बात याद रखना ये। आपको जब समय मिले, जैसे मतलब कि आप यहाँ से जब कॉलेज जा रहे हो, तो एक सूत्र 2 सूत्र अपने हाथ में लिखो या अपने फ़ोन में निकाल के रखो, और चलते-चलते उसको बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कहीं पहुँचे, कॉलेज पहुँचे, जी अपनी किसी कॉपी में लिख लिया उसे फटाक से कि मुझे याद है कि नहीं है। खाली पीरियड मिला, रिपीट कर लिया, नहीं हुआ जब तक टीचर ने आया तब रिपीट कर लिया, वापस आते हुए बोल लिया। कम से कम तो 2 से 3 सूत्र तो एक दिन में याद किए जा सकते हैं मैम, एक दिन में। समझ लो एवरेजली जो आपका एवरेज चल रहा है वो चल ओके। रहा है एक दिन में एक सूत्र का अभी तक। उसमें से भी काफी सूत्र तो ऐसे जो हमने सुने हुए हैं, काफी चीजें ऐसी जो हमने सुनी हुई होंगी, है ना? अगर आप हाँ लंबे सर, समय नहीं देखोगे। वैसे सर अष्टांग योग वगैरह के तो मुझे याद है, कॉलेज में हाँ याद कराए थे, कुछ सूत्र याद है, ऐसा नहीं है हाँ, वो, वो पर मैं समझ गया। शुरुआत से देखा जाए, नहीं शुरुआत से देखा जाए तो मतलब वैसे बता रहा हूँ, मुझे 20 याद है, पर सेकंड पार्ट के कुछ सूत्र याद है, थर्ड पार्ट के भी कुछ सूत्र याद है ऐसे वो मैं मुझे। समझ गया आपकी बात, पर फिर भी हाँ। जब हमने स्टार्ट किया, मैं तो स्टार्टिंग से देखूंगा ना, मैं तो अपने दिन से देख रहा हूँ जहां से मैंने कराया। तो वहां से जो आपका एवरेज चल रहा है वो चल रहा है एक दिन में एक सूत्र का। ये कम है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये कम है। यानी आपका प्रेशर सूत्रों को याद करने के लिए उतना है नहीं, आप पे दबाव उतना नहीं है। जब एग्जाम आएगा ना मैम, आप पूरी की पूरी बुक याद कर लोगे रात के 1 घंटे में एग्जाम देने के लिए। समझ लो क्यों? वहाँ पे प्रेशर होगा। और सेम कॉलेज से आने के बाद एक एग्जाम दे के आओगे कॉलेज से, और सेम रात के रात में पूरी की पूरी यूनिट करोगे, 4 से 5 यूनिट याद, और अगले दिन एग्जाम दे भी दोगे, क्योंकि प्रेशर है। तो प्रेशर आपको जनरेट करना पड़ेगा अपने लिए, चाहे वो सोने से पहले हो, सुबह उठ के हो, चाहे कहीं से भी आपको समय काटना पड़े, क्योंकि इससे जो भविष्य निर्धारित होगा वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। समझ लो, मैंने बताया था ना, मैंने सबसे पहले ग्रुप में एक मैसेज भेजा था बहुत पहले, सात्विक सुख क्या होता है ना? क्या हम्म। होता है सात्विक सुख? पढ़ा था आपने वो श्लोक, कीर्ति जी? शायद से पढ़ा होगा पर इतना ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना चाहिए, वो श्लोक तो बहुत अच्छा श्लोक है। बताओ किसको पता है वो श्लोक सात्विक सुख का? मैंने भेजा था, मैंने बोला था कि इसको देखना जरूर। है कोई? वो तो याद नहीं है, पर उसकी व्याख्या बताएं मुझे। चलो व्याख्या ही बता दो। तो उसमें ऐसा था कि मतलब जो जो चीज मतलब हमको इजीली, या जो इजी रास्ता होता है, उसके उस पे चलने पे लास्ट में दुख होता है, पर जो रास्ता स्टार्टिंग में कठिनाई वाला होता है, उसका जब हम अंत कर लेते हैं और एंड में पहुंचते हैं, तो उसमें हमको मतलब वो एग्जाम्पल दे लो ना, ऐसे तो उसका वर्डिंग अलग हुआ, वो पर बोलता वो है अंत में हमको आरंभे सुखद। विष अंते अमृत। सात्विक सुख पता है कैसा सुख है? सात्विक सुख वो है जो आपको आरंभ में तो विष के समान लगेगा, पर अंत में आपको अमृत देगा। तो ये अभी आपका जो जीवन है, जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा ही है। अगर आपको सात्विक सुख चाहिए तो अभी आपको ये सारे विष पीने पड़ेंगे, चाहे आपको अपनी नींद तोड़नी पड़े, चाहे को आपको अपना खाना छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। समझ लो, चाहे आपको अपनी क्लासेस सेक्रीफाइस करनी पड़े,
मैंने बोला है, मेरे से पहले से विवेक लोग पढ़े हैं, मेरे से है ना, नैन्सी लोग पढ़े हैं, मैंने उनको बोला है ये बात भी। मैंने कहा स्टार्टिंग के 1-2 महीने ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप क्लासेस ले रहे हो, ये ले रहा हूँ, पर जब आपको पता है कि आपको अचीव भी करना है, मन में ये भाव भी है कि हमारा निकल भी जाए, और ये भी कि सर थोड़ा सा पैसों की भी दिक्कत है, मैं क्या करूँ, 4-4 5 क्लासेस तो लेनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे। बोलना बहुत आसान होता है कि हम जीवन में दोनों काम कर लेंगे, नहीं हो पाता। आई नो, बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? तो आपको वो करने से अच्छा, अभी आप रेंट पे रहते हो, जैसे रहते हो, कोई बात नहीं, 2 रोटी खाओ, नमक के साथ खाओ, पानी के साथ कैसे खाओ, पर अपना पूरा इंटेंशन बस इस चीज़ पे लगा दो कि ये निकल जाए। निकल गया, 6 महीने में ऐसी कोई दयनीय स्थिति नहीं आ जाएगी, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप ऐसे बन जाओ, बिल्कुल किक्कड़ से, ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हो? क्योंकि इतना तो आप हो करोगे नहीं कि नमक रोटी ही खाओ, सब्जी तो बना ही लोगे, ठीक है? तो इसीलिए, परंतु अपने आप को उस अवस्था तक लेके जाओ जहाँ तक आप उस चीज़ को अचीव कर सको, समझ रहे हो? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ रहे कीर्ति जी मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि देखो अब जी ये जी सर। कितना दिन, हद से ज़्यादा आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन है। अगर मैं हर दिन में 8-8 सूत्र भी कराता हूँ तो भी मेरे ख्याल से 4 दिन में चौथा पाठ खत्म हो जाएगा। 8 जोग 32, 34 सूत्र हैं, तो मैं हो सकता है उसे लगभग खत्म कर दूँ, ठीक है? अगले मतलब इस हफ्ते में खत्म हो गया योग दर्शन। फिर अब आप इसके आगे मैं उपनिषद पढ़ाऊंगा, आप उपनिषद याद करोगे कि ये याद करोगे बताओ, है ना? वो भी तो करना है, डाटा तो आगे बढ़ेगा ही ना, घट तो सकता नहीं। अब ऐसी सैटरडे संडे भी जाता है, संडे में तो इतना इतना टाइम है, वहां पे तो आपको और 4-4 5-5 सूत्र एक्स्ट्रा याद कर लेनी चाहिए कि सुबह से शाम तक का पढ़ना ही। तो ये हमको मेंटेन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मेरा कोई देखो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि टाइम पे आप यही बोल दो ना कि यार अच्छा नहीं पढ़ाया, तो भी मुझे कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं अपनी कमी समझ के उसको सुधार लूंगा कल के टाइम पे, है ना? परंतु मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी एट द एंड। मैं रास्ता बता सकता हूँ, कहीं कुछ है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछो, इन 20 दिनों में मुझे फ़ोन करो, अभी भी आप मुझे फ़ोन करके पूछो कि सर कैसे याद करूँ, आप मुझे बताओ, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, मैंने पूरे आपको 55 सूत्र रिवाइज करवाया, अभी करवाया ना, नीचे से ऊपर गया मैं, तो मैंने किस तरीके से बताया, मैंने पहले उसकी व्याख्या को समझा, मुझे पहले व्याख्या पता तो हो अंदर है क्या, तभी तो मैं सूत्र तक पहुंचूंगा। यस नो, पता तो हो मुझे। अब मुझे पता ही नहीं क्या होता है, मुझे पता ही नहीं भूतजय मिलता कैसे है, कितनी क्वालिटीज हैं, आप याद कैसे करोगे भूतजय से? तो यही याद करोगे भूतजय करने के लिए हमें 5 क्वालिटी चाहिए, कम से कम 5 चीजों में संयम करूंगा मैं। और मुझे कुछ वर्ड तो ऐसे थे जो मैं जानता हूँ, जैसे स्थूल सूक्ष्म, ये 2 वर्ड तो मैं जानता हूँ, है ना? और स्थूल चीजों का हमेशा स्वरूप भी होता है, जो स्थूल होगा उसका स्वरूप होगा, तो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, ये 3 चीजें तो आ गई। 2 अ से थे, ऐसा भी दिमाग में रहेगा, अ से था कुछ, अन्वय, अन्न, अन्वय और अर्थ, इतना भी हो गया, अन्न अर्थ, इससे भी आ जाएगा आपको, अन्वय अर्थवत्व, संयम करने से भूत जाए। तो कितना मुश्किल है ये याद करना, पर ये भाव बनना चाहिए, सबसे पहला सूत्र याद करने के लिए भाव बनना चाहिए, भाव बनेगा तो शब्द मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे उससे रिलेटेड शब्द, ठीक है? और किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बोल सकते हो मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना कि डाटा बढ़ेगा ही आगे, घटेगा नहीं। तो अभी भी आप लोगों पे टाइम है, आप लोग मुझे बताओ अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे करें सर, बहुत कोशिश करी नहीं हो पा रहा है, लाइक कीर्ति जी ने बोला, है ना? तो मेरा उनके लिए यही सजेशन है कि आप पहले सूत्र के अर्थ को समझो, जब आप सूत्र पढ़ते हो, पढ़ने के बाद हमेशा उसको कोरिलेट किया करो कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, क्या ये मैंने अपने जीवन में कहीं सुना है क्या, समझ लो, ये वर्ड मैंने कभी ऐसे सुना है क्या, वैसे सुना है क्या? जैसे मैंने बोला तारकम सर्विषम सर्वथा विषम, तो सर्विषम सर्वथा विषम में ज्यादा अंतर नहीं है, समझ लो, तो वो याद हो सकता है। तारकम, तारने वाला, पार कराने वाला, जी कैसा होगा, जो तारने वाला हो, तारने वाला तारकम, सभी विषयों को जानने वाला, सभी मतलब सर्व, सर्वविषयम, सभी रूप जानने वाला, सर्वथा विषयम, और बिना क्रम के, बिना मतलब मैंने हमेशा बोला जब भी ना लगेगा तो आ लग जाएगा, अक्रमम, च इति विवेक ज्ञानम, बस ऐसे याद हो जाए। कितना मुश्किल है सूत्र याद करना, फ्रैंकली बताओ, बहुत मुश्किल है याद करना? नहीं, 4 पॉइंट, तारकम सर्विषम सर्वथा विषम अक्रमम, इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं, ऐसे याद कर लो, पर करो, क्योंकि जब इतना बोल दोगे तो सूत्र में कुछ बचेगा ही नहीं,
100% कुछ नहीं बचा उस सूत्र में इतना बोलने के बाद। च इति नहीं बोल पाओगे, फिर च इति विवेकज ज्ञानम ऐसे नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? ठीक है, और कुछ? दिल का क्या करना, मैंने दिल जोड़ता हुआ आ रहा। चलो बताओ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये क्या, ये पेपर प्रॉब्लम है, उड़ता हुआ दिल। चलिए। सर मैथ्स के जैसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट ये सब कहाँ से करें? कहाँ से करें? मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छे टीचर की वीडियो ढूंढने की, मैं आप लोग को बता दूंगा। मेरे को समय मिलेगा तो मैं भी करा दूंगा, बट अभी योग वाला विषय मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा वास्ट है ना ये, इसलिए। और फिर सबका एक जैसा टाइम भी नहीं बन पाता, तो अगर बन जाए, अगर मैं आगे जाके जब डबल क्लास लूंगा तो मैं फिर किसी न किसी क्लास को स्विच करके वहाँ पर पक्का करवा दूंगा वो चीज़ें। मेरी भी ऐसा नहीं कि मेरी बहुत अच्छी है मैथ्स, डीआई वगैरह मैंने प्रैक्टिस करी है तो उसका प्रैक्टिस हैंड मेरा अच्छा है, पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को बता पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मेरी तो वैसे 12th भी मैथ्स से ही थी, पर फिर भी तो मैंने उस टाइम भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसीलिए। ठीक है, इसलिए पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मेरे को समय मिलेगा, जैसे हम इसको खत्म करेंगे तो एक आधा दिन लेके मैं आप लोगों से डीआई भी दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 3 4 डीआई कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको डीआई भेज दिया करूंगा हर दिन के, तो आप लोगों का काम है उसको बार बार रिपीट करना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हमने किस चीज का श्लोक पढ़ा था? शारीरिक शारीरिक तप। शारीरिक तप में क्या कितने पॉइंट्स थे पहले बताओ, मेन पॉइंट कितने वर्ड थे उसमें जो मुख्य हमें याद करने चाहिए? 8 ना 8 वर्ड थे। कौन कौन सा? पहले 4 किन किन का पूजन करना है? देव द्विज गुरु प्राज्य। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजन, इनका पूजन करना है। पूछना और बाकी 4 और क्वालिटीज कौन सी थी? शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा ठीक है, शौच आर्जव अहिंसा ब्रह्मचर्य और अहिंसा, कि अहिंसा ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य धातु ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य अहिंसा। अहिंसा, ये 4। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना, याद रखो मेरी बात, जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ इस क्रम से बता रहा हूँ उस तरीके से याद करना। अब हो सकता है आपको श्लोक याद करने में समय लगे, पर उतनी बार रिपीट करने से आपको ये वर्ड तो पक्के हो जाएंगे दिमाग में, ये मुझे पता है कि शारीरिक तप में ये 8 वर्ड आते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्य, फिर शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा। इन सबको हम जो इस चीज का पालन करता है वो शारीरिक तप के अनुसार ये शारीरिक तप कहलाता है ना। ऐसे ही जो हमने यज्ञ के बारे में पढ़ा, सात्विक यज्ञ 3 वर्ड है, कौन कौन से? औफलकांक्षी, विधि दृष्ट विधि दृष्टो, यष्टव्य में विधि। यष्टव्य में विधि मतलब मेरा कर्तव्य है। ठीक है, बोला हमको कि राजसिक यज्ञ कौन सा है? 2 क्वालिटी, अभिसंधाय अभिसंधाय तु फलम, दंभार अभिमान भाव से। तीसरा था तामसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ में कितने थे? 5। कितने थे? 5। ठीक है, कौन कौन से? विधिहीनम, अशिष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम। ये क्या हमारा? अब बताओ इसको याद करने में कितना मुश्किल है? श्लोक मुझे पता है याद करने में समय लग सकता है कि फ्लो टूटेगा, पर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये तो आपका बार बार कंफर्म होगा ही होगा। और अगर मैंने आपको ये वर्ड पूछ लिया, अब इसके बाद मुझे खुद बताओ नेचुरली कि कितना बचा श्लोक? विधिहीनम, अशिष्टानम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, है ना। उसके बाद कहता है श्रद्धा विरहितम तु यज्ञम, फिर यज्ञम तामसा तामसा विचक्षते। कितना बचा वर्ड, कितना बचा सीरियसली बताओ? 2 3 वर्ड, तो ये नहीं फॉलो कर पाओगे? कर पाओगे, तो बस इसीलिए ऐसा करते करते अभी हमने देखो कितने कर लिए, 3 3 6 7 हमने कर लिए, आज 8वां हम लोग कर रहे हैं। आप मान लीजिए आने वाले हम 2 से 3 महीने, 3 महीने भी कंटिन्यू रखते हैं, तो लगभग आपके पास 90 प्लस सूत्र आपके श्लोक ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, ऑन पॉइंट पता होंगे। भगवान ने चाहो 90 में से ही क्वेश्चन बनेंगे 2 से 3,
पर नहीं भी बनते तो आपको पता है अगर इसमें से कोई ऑप्शन आता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो आप कम से कम एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वर्ड बहुत जगह पे आ सकते हैं। दम्भ वाला वर्ड कहीं पे आ सकता है, अहिंसा वर्ड कहीं पे आ सकता है, तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा ना कि ये वर्ड यहाँ पर आ रखा है, ये इसके बाद तो ये आना चाहिए था इस श्लोक के अनुसार, और यहाँ पे कुछ और बोले, यानी किसी और विषय के बारे में बात करना है, तब वहां पर आपके लिए आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, चलिए आते हम लोग, अब है हमारा क्या, पहला कौन सा था हमारा, शारीरिक। शारीरिक। अब कौन सा है हमारा, वाचिक। ठीक है, वाचिक। तो बोला अनुद्वेग कर्म, अनुद्वेग, सॉरी अनुद्वेग, अनुद्वेग मतलब होता है जो उद्वेग ना पैदा करने वाला हो, अनुद्वेग। उद्वेग मतलब होता है कि किसी के प्रति एक क्षोभ उत्पन्न करना, या फिर किसी के प्रति मन में दुखी भाव उत्पन्न करना, पर अनुद्वेग ऐसा, वाचिक तब ऐसा तब होगा जो किसी के लिए भी अनुद्वेग का भाव नहीं उत्पन्न करेगा। अनुद्वेग कर्म वाक्य, अनुद्वेग कर्म वाक्य मतलब ऐसी वाणी या ऐसा वचन जो किसी के मन में अनुद्वेग ना करे या उद्वेग उत्पन्न ना करे, जो अनुद्वेग उत्पन्न करता हो। ठीक है, उद्वेग मतलब होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना है, किसी के मन में चुभने वाला भाव, ऐसा मतलब चुभने वाला भाव। और सात्विक, सॉरी, जो आपका वाचिक तप है, वाचिक तप मतलब आपने वाणी को ऐसा तपा लिया कि जब आप बोलोगे ना तो वो इतना प्रिय होगा या इतना अच्छा होगा कि किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करेगा। तो उद्वेग उत्पन्न ना करना अर्थात अनुद्वेग कर्म वाक्यम। क्या बोला मैंने, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। सत्यम मतलब सत्य होगा, सत्य मतलब, सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है, मन क्रम वचन की भी सच्चे हम सच बोलते थे। ठीक है, यथार्थो वांग मनसा। ठीक है, जो चीज जैसी है उसको मन और वाणी से वैसा ही बता देना, वो होता है हमारा सत्य। बोला प्रिय हितम, प्रिय और हितकारी हो, है ना, प्रिय हितम च यत। ठीक है, यानी प्रिय, यत मतलब जो, और जो प्रिय और हितकारी हो, ऐसा वाक्य जो अनुद्वेग करने वाला हो, सत्य हो, प्रिय हो और दूसरों के हित के लिए हो। क्या क्या बोला मैंने, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। क्या बोला, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। तो ये सब वर्ड अलग हैं, सत्य अलग है, प्रिय अलग है और हित अलग है। प्रिय और हितकारी दोगे ना, प्रिय हितम, प्रिय और हितकारी। ठीक है, बोला स्वाध्याय अभ्यासनम, अर्थात जो स्वाध्याय के अभ्यास से रत हो, स्वाध्याय के अभ्यास से। स्वाध्याय की परिभाषा क्या है योग सूत्र के अनुसार, पीठ देता है। स्वाध्याय ईश देवता संप्रयोग। फल है बाबू, फल है वो, फल। मैंने बोला परिभाषा क्या है, जब मैंने तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बताया था, तब वहां पे बताया था ना, स्वाध्याय मतलब, ओमकार गायत्री मंत्र आदि का जप। हाँ हाँ हाँ, है ना, प्रणव आदि पवित्र नाम जपा, मोक्ष शास्त्र नाम अध्ययन। तो जिसने प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप किया हो और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तो उसकी वाणी कैसे होगी। तो बोला स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मय, है ना, तो वांग्मयम, वांग मतलब वाणी संबंधी, जो क्या है, यानी वाणी संबंधी मतलब जो वाचिक तप उच्चते, इसी को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ऐसा वाणी संबंधी तप किसे कहा जाएगा, अब इसको आप उल्टा समझो, यहां से उल्टा समझो कि वाणी संबंधी तप किससे कहा जाएगा, ऐसा भाष्य, ऐसी वाणी, वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो किसी के लिए अनुद्वेग उत्पन्न ना करे, मतलब जो किसी के लिए उद्वेग उत्पन्न ना करे, अनुद्वेग कर्म हो, सत्य हो, जो चीज जैसे देखी वैसे बताने वाले हो, प्रिय और हितकारी हो, और स्वाध्याय अभ्यासनम, यानी जिस वाणी से स्वाध्याय का अभ्यास किया गया हो, ऐसा वचन या ऐसी वाणी ही क्या कहलाई जाएगी, हमारी वाचिक तप कहलाती है। तो क्या क्या वर्ड हो गए इसमें, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य जो अनुद्वेग उत्पन्न करे, सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य और प्रिय कहो मतलब सत्य, प्रिय और हितकारी हो, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, स्वाध्याय का अभ्यास किया हुआ हो, वह वांग्मयम तप उच्यते, यानी उसी को वाचिक तप कहा जाता है। ये हमको वाचिक तप बताया गया। तो अनुद्वेग कर्म, सत्यम, प्रिय, हितम और स्वाध्याय अभ्यासनम, ये वर्ड हो गए हमारे मुख्य वर्ड।
है ना। तो इन वांग्मय, जो ये हमारी वांग्मय, हमारी वाणी है, वचन है, उसी को तप उच्यते, उसे हम क्या बोलेंगे, वाचिक तप कहेंगे। ठीक है, यस नो, पक्का। 2 से 3 बार इसको अपने दिमाग में रिपीट करो, देखो बार 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 बार। ये स्वाध्याय अभ्यास 1 है। हाँ, स्वाध्याय अभ्यासनम, यानी जिसने स्वाध्याय का अभ्यास हो, जिसकी वाणी ने स्वाध्याय का अभ्यास किया हो। एक तो क्या स्वाध्याय मतलब पढ़ना, और उस पढ़ने का भी निरंतर अभ्यास। अभ्यास कब होगा, जब वो चित्त में उतरेगा ना, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, जब उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि वाणी को बोलते 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 बोलते, मतलब कॉन्टिन्यूस योग सूत्र पढ़ते 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 आपकी जो वाणी है वैसी होगी कि आप लोगों को बहुत प्रियता से उस चीज के जो अर्थ है उसको गहराई से बता पा रहा हो। तो क्योंकि वो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ना, जैसे मिताली जी ने अभी अभी पढ़ा, तो क्या ये योग सूत्र की व्याख्या उतनी स्पष्ट कर पाएंगे, नहीं। पर जब ये कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी वाणी में योग सूत्रों के रिलेटेड जो भाष्य है उनकी स्पष्टता आ जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई। ठीक है, शुभम सर, शुभम सर है क्या? यस नो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बाकी लोग देखे तब तक। यस सर, इधर ही हूँ। हाँ, व्यस्त हैं क्या सर अभी आप? नहीं नहीं, हाँ, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर देंगे क्या एक बारी फ्लो में? ठीक है। ये अनुद्वेगकरम वाक्यम वाला एक बार आप देख लीजिए। स्वाध्याय अभ्यासमाचर्ये वाङ्मयं तत् उच्यते। पढ़ के बताना है वैसे कर? उच्चारण बताना इसका, उच्चारण, कि ये लोग एक फ्लो में थोड़ा सा इसको बोल पाए। एक वर्ड अभ्यासं करो। स्वाध्याय अभ्यासमाचर्ये वाङ्मयं तत् उच्यते। तो ये ऐसे है, हम्म, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्याभ्यहितं जयत्। स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तत् उच्यते। ठीक है, एक बार आप धीरे धीरे बोल देंगे, सब लोग अपने अपनी जगह पे उसको रिपीट कर लेंगे। हल्का सा तेज भी बोलना सर ना, मुझे हल्का आवाज आपकी दबी हुई सी आ रही है, शायद किसी दूर डिस्टेंस की वजह से। हाँ जी, अनुद्वेगकरं वाक्यं बोलो सब लोग अपनी जगह पे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्याभ्यहितं जयत्। सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तत् उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। ठीक है, इस तरीके से आप 2 से 3 बार इसको बोलना। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो हल्का इस श्लोक अपने दिमाग में रखते हुए 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार इसको करिए। फिर मैंने बोला है बार बार उन चीजों को लिख लिख के अपने दीवार पर चिपका दो, रोज सुबह उठते हुए एक बार देखो, सोते हुए एक बार देखो। इतना भी करोगे तो भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा, समझ रहे हो। गाड़ी में कभी जाते हो आते हो, जो याद कर लिया उनका रिपीटेशन उस टाइम पे होना चाहिए। याद रखो मेरी बात, मैंने भी पूरा योग सूत्र या भगवत गीता के जो भी मुझे थोड़े बहुत श्लोक पता है या किसी उपनिषद के पता है, मैंने ऐसे ही किए हैं। गाड़ी में बैठते बैठते कहीं पे जाता था, उस टाइम पे क्या करूं, इधर उधर तो देख रहा हूँ, पर मन ही मन में रिपीट करता था, मन ही मन में रिपीट करता था। अब बोल के भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना ही था हमारी आज की क्लास में।